जी, बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा फजील साहब पास आऊंगा। फजील साहब इस सीज फायर को घुटना टेक भी कह रहे हैं कि ये इजराइल जो है दरअसल अब वो मजबूर हो गया था। अभी नूर सर भी लिख रहे हैं कि सीज फायर के पीछे कई राज भी हैं। 54,000 आईडीएफ भयानक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, सरकार भी हुआ है और खुद नितिन याहू बीमार है। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा है कि इसराइल इकोनॉमिकल तौर पर खोखला हो चुका है। दुनिया में उसकी पोल खुल चुकी है, पावर और टेक्नोलॉजी सब, यानी डिफेंसिव सिस्टम भी उनके बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो अभी तक मैं देख रहा हूं, वो जैसा कैप्टन साहब ने कहा कि कोई भी होता है वो अपने आप को कमजोर नहीं साबित करता, खास तौर से जब सीज फायर की बात हो रही हो। वो अपनी ताकत की गोया कि हम झुके नहीं है, हमने तो बस बातचीत की है। क्या लग रहा है फजील साहब, क्या है इसके पीछे? या फिर एक साहब ने तो लिखा है कि ये ट्रंप का डंडा चला है। फजील साहब। बिल्कुल, उन्होंने ट्रंप ने कहा है कि हमारे ओथ सेरेमनी से पहले पहले ये हॉस्टेज डील समाप्त करो। बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर टाइप का कहा है, ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया है, पूरा फोर्सली कहा है कि आप होस्टेज डील जो है हमारे ओथ सेरेमनी से पहले समाप्त कर लीजिए। तो उसका असर तो पड़ा ही इनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात देखिए मुमताज भाई, आईडीएफ जो है ना हॉस्टाइल हो चुकी है, पूरी तरह से हॉस्टाइल है। वो लोग लड़ने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा कारण सीज फायर का यही है कि एक तो उनके पास वो पिज्जा बर्गर सेना जो रिजर्व फोर्स होती है। आज इसराइल को पता चल रहा है कि परमानेंट सेना क्या होती है और पिज्जा बर्गर सेना क्या होती है। रिजर्व सेना कभी भी लड़ने के लिए उतनी सक्षम सेना नहीं होती है। लेकिन जो ट्रेंड सैनिक होते हैं, जो 20 साल 30 साल से फौज में निकालते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी, उनको मतलब भागना एक अपमान लगता है, पीठ दिखा के हटना एक अपमान लगता है। उस सेना का मुकाबला रिजर्व सैनिक नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में भी रिजर्व सैनिक इतनी बुरी तरह मारे जा रहे हैं वहां पे। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि रिजर्व सैनिकों को ही आगे भेज दे रहे मरने के लिए। जहां मरने का खतरा ज्यादा है वहां आईडीएफ जो रिजर्व फोर्स के लोग हैं, जो सिविलियन से आर्मी में आए हुए हैं, वो लोगों को भेज करके उनको मरवा रहे। जो असली सेना है उनको बचा के रखे ये लोग, नए नए आदमी को भेज दे रहे। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे माइंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, या रोड के अंदर माइंस लगा दे रहे, गाड़ियों में माइंस लगा दे रहे, घरों के अंदर माइंस लगा दे रहे। और ये लोग जा रहे हैं और वहां बम फट जा रहा है, वो मरे जा रहे। एक गाड़ी, एक एक जो है पूरी गाड़ी में करीब करीब 80 के करीब सैनिक थे, और वो गाड़ी उड़ गई, उसमें से जो बचे वो सुरंग में से निकल के उसको मार दिए। मतलब कोई भी नहीं बचा उसके अंदर। तो इस तरह के हमले हो रहे हैं, और जो लोग उनकी मदद के लिए आए दूसरे आईडीएफ के सैनिक, उनको भी मार दिया। तो इस तरह के हमले आईडीएफ कभी इसके पहले कोई जंग तो लड़ी नहीं, बहुत पहले 47 वगैरह में, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। आज टेक्नोलॉजी के बल पर इन लोगों ने, कभी इन्फेंट्री जो है इसराइल के पास नहीं मजबूत है। उसकी एयरफोर्स मजबूत हो सकती है, उसकी टेक्नोलॉजी हथियार मजबूत हो सकते हैं, लेकिन बिना इन्फेंट्री के आप हमास जैसी जगह पे, जहां फिलिस्तीन जैसी जगह पे, हमास जैसी जगह पे, आप बिना ट्रेंड सैनिक के एक घनी आबादी के अंदर युद्ध नहीं कर सकते। उसमें बहुत खतरा होता है आम सिविलियंस के बहुत ज्यादा संख्या में मारने जाने का, या स्पेस नहीं होता है, या किसको किसको पकड़ करके हम कैसे पता करें कि ये मिलिटेंट है या हमास है या आम से फिलिस्तीनी है, कुछ पता नहीं चलता है। वो फिलिस्तीनी है, वो लोअर टी शर्ट में और चप्पल पहन करके भी हमला कर देता है। और वर्दी, इनकी वर्दी उतार करके जो सैनिक मारे जा रहे हैं या जो भाग जा रहे हैं, उनकी वर्दी पहन करके वो आईडीएफ का सैनिक बन करके आईडीएफ के सेना को धोखा देके मार दे रहा है। तो जब अगर टेक्नोलॉजी की लड़ाई है तो उसके लिए बहुत स्पेस चाहिए। आखिर गोला कहां गिराएंगे, कितने बिल्डिंगों को मारेंगे, कितने लोगों को मारेंगे? और गोली चलेगी तो एक गोली अगर किसी को लग गई तो उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। तो अगर गोली भी चलाएंगे तो कितने सिविलियंस मारे जाएंगे, फिर उसका इल्जाम किस पे आएगा, फिर वो सैनिक का क्या होगा? ये सारी चीजें हैं। और अब इनको 14 महीना का बहुत वक्त होता है, 14-15 महीने हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। इसराइल ने अपने आप को पूरा थर्मामीटर लगा चुके हैं कि हम टेम्परेचर कितना है हमारा, अब कुछ बचा नहीं उनके पास। जी मुमताज भाई। जी जी बिल्कुल, और टाइम भी हमारा हो रहा है।
और देखने वाले 650 है जो वॉचिंग है, लेकिन अभी 222 ही लाइक है। तो मैं जरूर कहूंगा लोगों से कि हमारे लिए नहीं, लाइक लेकिन कीजिए भाई, कैप्टन सभी साहब, लोग लाइक फजील साहब कीजिए। और प्रोफेसर तेजावत के लिए तो कम से मैं कम तो आपके वॉचिंग बोलने से साढ़े। पहले कह दिया कि लाइक कीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग की भी तो अच्छा, आवाज दूर तक पहुंचेगी। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम जो वाचिंग है उसके 50% तो लाइक होना ही चाहिए। तो 650 वाचिंग है, तो 350 करीब जो है वो तो लाइक कर दीजिए आप लोग। और आखिरी में कैप्टन साहब असलम लवारे साहब है, बहुत सीरियस है, आपने कई बार नाम सुना होगा, मैं उनका जिक्र करता हूं। उन्होंने लिखा है कि जी हाँ, सीरिया में रेजिस्टेंस की ताकत उभरती जा रही है, और ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है जो फजील साहब ने कहा है। ये ऐसी वहां पे नौबत आ रही है कि बशरुल असद को लाया जाए। तो बहरहाल इस पे के साथ साथ थोड़ा से हमें फिर वही पे मैं आऊंगा कि जो बात कह रहे हैं, खास तौर से जो सीज फायर जहां पे आप बात करते हैं, वहीं पे हम बात को भी खत्म करेंगे। जी कैप्टन साहब। जी हाँ, सीज फायर साइन होना चाहिए, जल्दी से साइन होना चाहिए, अमल होना चाहिए, जल्दी से अमल होना चाहिए, परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। ये बहुत जल्दी होने वाला है। अभी बात ये नहीं है कि सीज फायर होगी कि नहीं, बात अब यहां पहुंच चुकी है उससे भी आगे कि सीज फायर के बाद हमास को कोई मौका दिया जाएगा कि नहीं। इजराइल और अमेरिका और काफी हद तक दूसरे देश भी दबाव डाल रहे हैं कि अब जब सीज फायर होगी तो उसके बाद हमास को गजा में कोई भी मिलिट्री या पॉलिटिकल रोल नहीं दिया जाएगा। जी सीज फायर के ताल्लुक से कैप्टन साहब ने कहा, और कैप्टन साहब फिलहाल जो है वो सीरिया के हवाले से अभी बहुत ज्यादा खुलकर जाहिर है कि जब तक वो कोई चीज ऐसी नहीं पढ़ेंगे, ऐसी कोई उनको नहीं मिलेगा, वो उस पर तबसरा नहीं करना चाहते हवा भाई। और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब भी है, लेकिन ये खबर पहले से भी कुछ हम तक भी पहुंची थी। आज फजील साहब ने उसको एक तरीके से ब्रेक किया है। तो मैं दोनों हजरात का, खासतौर से फजील साहब लग रहा है कहीं आग ताप रहे हैं, कहीं पे वो बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उनके चेहरे से जो चेहरा, सुर्ख चेहरा जो नजर आ रहा है, उससे भी थोड़ा लग रहा है कि आग सामने। क्या मैं सही कह रहा हूँ फजील साहब? जी जी, हम अपने घर से काफी दूर पे बैठे हुए हैं, तो मैंने नहीं, सोचा कि आग जल घर रही कि नहीं जाएंगे। सामने? जी जी, बिल्कुल जल रही, कहीं तो मैं दिखा भी दूं आपको। ये नहीं नहीं, देखिए। मैं देखिए देखिए कैप्टन साहब, मेरा भी तजर्बा देखिए, मैं भी गांव का हूं। तो मेरा तजर्बा इनके चेहरे से, जो चेहरे पे रंगत इनकी थी, तो उससे मैं समझ गया था कि आग के सामने ही बैठे हैं। तो बहरहाल चलिए, दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन साहब आपका, आप हमसे जुड़े, इतनी सारी बातें की। और फजील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े, और बहुत बहुत सारे शुक्रिया। लोग जो आज हमसे जुड़े थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। आप सबका कि आप इतनी मोहब्बतों से जुड़ते हैं, इतना देखते हैं, और हमारे कहने पे आप सबने लाइक भी कर दिया है बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से मैं यहाँ पे जस्ट इंसाफ यहाँ पे जो है उनका, राजा सिंह राजपूत साहब आपका शुक्रिया, नुसरत हुसैन साहब, राज राज जी आपका शुक्रिया, आज शायद जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शकील साहब, नुसरत हुसैन साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, मोहम्मद अरशद खान साहब, नूर सर, यूनुस चोलवारा साहब, और राजदीप जयदीप सिंह बुंदेला साहब आपका, मोहम्मद हुसैन साहब, गयासुद्दीन खान साहब। तो इन सब का, असलम लावारे, तमाम लोग जो हमसे, खालिद अख्तर साहब, रईस अहमद साहब, अली शान साहब, इन सब का मैं दिल की गहराइयों से, मोहम्मद अहमद साहब, बहुत सारे, जलालुद्दीन सैयद साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद शकील साहब, इस तरह से बहुत सारे, मोहम्मद जहांगीर पाशा साहब, मिस्टर इंडिया, खालिद अख्तर, इस तरह बहुत, सैयद साहब, बहुत सारे लोग यहाँ हमसे जुड़े हुए। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप तमाम हजरात का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमसे जुड़ते हैं, हमसे बातचीत होती है, और आप अपडेट भी देते हैं। और हम आखिर में यही कहेंगे कि कम से कम सीज फायर हो जाए, लोगों की जान बच जाए, और अमेरिका में जो आग का तांडव है,
जो आग लगी हुई है वहां पर भी बहरहाल आग बुझ जाए, मैं यही कहूंगा, क्योंकि वहां आम लोग हैं। देखिए, हुकूमतों पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।